Hello viewers and welcome back to TM Bhatt Group Tuition, a place for all the rankers। तो दोस्तों आज हम लोग कर रहे हैं आपकी क्लास 8 की हनी ड्यू वाली टेक्स्ट बुक से यूनिट नंबर 3 की, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट की कुछ झलक जो है, जैसे हमने इंडिपेंडेंस कैसे लिया है, कितने लोग शहीद हुए थे, कैसे शहीद हुए थे, कैसे हमने हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लड़ा था, ये सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चैप्टर में हमें प्रोवाइड की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बिफोर यू रीड दिया गया है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। अच्छा भाई, 1757 से लेकर 1857 तक कौन से चेंजेस, कौन से बदलाव आए थे, हमने क्या क्या किया था, कैसी कैसी चीज़ें हमने की थी फॉर अचीविंग इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा यानी कि पिक्चर्स के द्वारा हमें समझाया गया है। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। First War of Independence की अगर हम बात करें तो वो हुई थी 1857 में, राइट। आज हम जो स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, फ्री इंडिया में रह रहे हैं, वो हमें काफ़ी मशक्क़त के बाद मिली है। काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस के लिए हमें लड़ना पड़ा है और तभी जाकर इस फ्री इंडिया में आज हम रह पा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स के सामने हमने लड़ाई की थी, क्या सिनारियोज थे, क्या नहीं थे, ये सारी चीज़ें स्पीच बबल्स के थ्रू यहाँ पर समझाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द फर्स्ट पेज द मार्टियर्स यानी कि जो शहीद हुए थे, राइट, उनके बारे में हमें एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली के एक फंक्शन का यहाँ पर पिक्चर जो है उसको दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो लता मंगेशकर जी हैं, वो लता मंगेशकर जी गा रही हैं। यहाँ पर कौन है, तो भाई दिस इज़ जवाहरलाल नेहरू, ये है राजेंद्र प्रसाद और ये है इंदिरा गांधी। राजेंद्र प्रसाद को आप सभी लोग जानते ही होंगे, शायद एसएस में सोशल स्टडीज़ में आपने पढ़ा होगा। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग असेंबली जो थी हमारी, कि जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान को बनाया है, उसके हेड जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर देखिए लता मंगेशकर जी जो है वो माइक में एक सॉन्ग जो है उसको गा रही है। ओह माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइस ऑफ इंडियन मार्टियर्स। अच्छा भाई, यहाँ पर आपने शायद ये गाना सुना होगा। ये एक हिंदी सॉन्ग है और उसका ट्रांसलेशन जो है वो यहाँ पर इंग्लिश में करके हमें दिया हुआ है। सॉन्ग कुछ ऐसा है कि ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, राइट। तो ये उस टाइम का काफ़ी ज़्यादा फेमस सॉन्ग था जिसको लता मंगेशकर जी ने गाया है। तो अगर आप चाहें तो उसे यूट्यूब पर सुन सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉन्ग है जो कि हमारे देश के जितने भी शहीद लोग थे उस टाइम के, उनको डेडिकेट किया हुआ था। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा एक पिक्चर हमें दिया गया है। दूसरे पिक्चर में यहाँ पर इन द सेंटर जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो हमें दिखाई पड़ते हैं। फिर आप देखेंगे उनके इर्द गिर्द जितने भी हमारे शहीद लोग हैं या फिर जितने भी लोग कि जिन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस में मदद की है, उन सारे के पिक्चर्स जो है वो हमें दिए गए हैं। जैसे कि गांधी जी ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री जी जो है, फिर रानी लक्ष्मीबाई है, और ये देखिए ये है बहादुर शाह जो कि मुग़ल एम्पायर के सबसे लास्ट रूलर थे। और अगर आपने एसएस में पढ़ा होगा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें भी इन सारे लोगों का काफ़ी अच्छा रोल प्ले भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई सेकंड पेज में हमें द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आई थी और कैसे उन्होंने सारे ही हमारे इंडिया के राज्य जो थे उन्हें धीरे धीरे कैप्चर करना, अपने जकड़ में लेना शुरू कर दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, with its superior weapons, the British East India Company was extending its power in the 18th century in India। अच्छा भाई, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने मॉडर्न औजार यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया में आई थी और उनकी इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते उन्होंने अपना पूरा रूल जो है वो इंडिया पर धीरे धीरे कब्जा जो है वो करना शुरू कर दिया था। देखिए यहाँ पर इंडिया का जो है पूरा मैप भी हमें दिया गया है। ये जो येलो रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पर दिखाया गया है वो है इंडियन प्रिंसेस का, यानी कि इंडिया में जो राजा रजवाड़ा रूल करते थे उनको ये जो येलो रिप्रेजेंटेशन है, येलो मार्कर जो है उससे हाईलाइट किया गया है इंडिया में। और आप देख सकते हैं कि भाई बंगाल का जो पार्ट है और
नीचे का उड़ीसा वाला कोस्टल रीजन जो है, जो कि पिंक कलर में रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो सारा ही ब्रिटिश रूल के अंदर उस टाइम पे आता था। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि भाई ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल को कैप्चर करने के बाद ही शुरू किया था। तो उस टाइम पे 1765, देखिए यहाँ पर ईयर भी हमें लिख कर दिया गया है, 1765 में कुछ इस टाइप के हालात जो थे वो इंडिया में रह रहे थे। फिर देखिए दूसरा पिक्चर भी हमें दिया गया है, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। अच्छा भाई, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि उस जमाने के जितने भी राजा रजवाड़ा लोग थे वो सारे ही बहुत ही नज़दीक का सोचते थे, वो कभी भी दूर का, उनका लॉन्ग विजन नहीं था, बहुत ही शॉर्ट विजन वाले लोग थे, यानी कि कल का बिल्कुल भी नहीं सोचते थे और जो है वो आज ही उसको समेटना चाहते थे। दैट अपस्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब उस समय के राजा जो थे, कुछ राजा जो थे वो ऐसा सोचते थे, यहाँ पर जैसे कि एक राजा जो है उनका रिप्रेजेंटेशन हमें दिया गया है, उनका कोई नेबरिंग किंग था जिससे उनकी बनती नहीं थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई मैं ब्रिटिशर्स की थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ और मेरा जो राइवलरी किंग है, मेरा जो ओपोजिशन वाला किंग है, उसको ब्रिटिशर्स की हेल्प के थ्रू मैं हरा दूंगा। तो ये जो राजा है उसकी सोच आप देखिए कितनी छोटी है कि वो ब्रिटिशर्स का साथ लेकर अपने राइवलरी को, अपनी ओपोजिशन में जो भी राजा है उसको हराना चाहता है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि जिन ब्रिटिशर्स की आज वो मदद ले रहा है, शायद आगे चल के वही ब्रिटिशर्स उसके लिए ही खराब साबित हो सकते हैं। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। अब बेसिक प्रॉब्लम इंडिया में उस टाइम पर ये हो रहा था कि जितने भी इंडियन प्रिंसेस थे, इंडिया के जितने भी राजा थे, वो लोग अंदर अंदर ही इतनी ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे कि पूरी कंट्री में बिल्कुल भी शांति, बिल्कुल भी पीस नहीं था और सारे ही लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने में ही पड़े हुए थे। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। अच्छा भाई, अब हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई राइवलरीज जो थे, कुछ राजा जो थे वो ब्रिटिशर्स की साइड से लड़ते थे और इसी के कारण ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमारे इंडिया के काफ़ी सारे अच्छे अच्छे राज्यों पर कब्जा करना जो है वो शुरू कर दिया था। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। अब भाई कुछ जो राजा थे, जैसे कि आप बेस्ट एग्जाम्पल ले लो टीपू सुल्तान का, तो टीपू सुल्तान जो है वो तो उनके हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, हमारी हिस्ट्री में उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। टीपू सुल्तान जो थे वो लंबा सोचने वाले आदमी थे, उनका जो विजन था वो काफ़ी ज़्यादा दूर का विजन था, इसीलिए उन्होंने मैसूर वॉर जो है वो मैसूर वॉर ब्रिटिशर्स के साथ पूरी जी जान से लड़ी थी। फिर देखिए वैसे आपको बता दूं मैं, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग सिनारियोज जो है उनको हमें दिखाया गया है कि भाई अलग अलग लोग जो हैं उनकी मेंटालिटी कैसे ब्रिटिशर्स के लिए अलग अलग तरीके की थी। फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स, नो लूटिंग बाय ठग्स। अच्छा भाई, अब कुछ लोग जो है वो ब्रिटिशर्स को भगवान का अवतार मानते थे। वो कहते थे कि अरे चलो ब्रिटिशर्स आ गए, अब तो हमारे कंट्री में शांति छा जाएगी, अब कोई लूट पाट नहीं करेगा, अब तो हम सब जो है शांति से रह सकेंगे। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। वो कुछ आदमी जो है, यहाँ पर एक आदमी को दिखाया गया है, वो तो बोलता है कि भाई भगवान ने ही शायद ब्रिटिशर्स को अवतार बनाकर भेजा है। अब डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा जो नसीब है वो तो उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये कॉन्क्वेस्ट देखकर ऐसे राजा जी, जो राजा रजवाड़ा लोग थे, वो अंदर अंदर उनकी लड़ाइयों को देखकर लोग क्या सोच रहे थे इस बारे में जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए दूसरे जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स। कुछ लोग जो बेचारे उन टेरिटरीज में से बिलोंग करते थे कि जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने उनके राजा को मार गिराया हो, वहाँ के लोग ऐसा सोचते थे कि यार ये ब्रिटिशर्स कहाँ हमारे यहाँ आ गए, उन्होंने तो हमारे किंग को भी मार डाला, हमारे किंग को राजगद्दी पर से हटा दिया और खुद वहाँ आकर बैठ गए, अब तो हमारी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। कुछ लोग जो थे वो सोचते थे कि यार अब तो हम ब्रिटिशर्स के गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि चलो यार कोई बात नहीं, इंडिया के कुछ ऐसे भी राजा थे कि जो अच्छे नहीं थे, लेकिन कम से कम वो इंडियंस तो थे। ये तो क्या यार, फॉरेन से आके सारे लोग हमारे पर राज करने लगेंगे तो फिर तो इंडिया का कहीं पे भी जाके प्रॉफिट नहीं होने वाला।
तो कुछ लोग जो है वो ब्रिटिशर्स को अच्छा मानते थे उस टाइम पे, और कुछ लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा बुरा मानते थे। फिर आगे जाके सबकी मेंटालिटी जो है वो एक ही हो जाएगी, लेकिन आप देखिए कि कैसे इनिशियल ईयर्स में लोगों की मेंटालिटी कितनी डिस्प्यूटेड थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। अब जब ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था इंडिया में 1765 से लेकर 1836 तक, तब लोगों की विचारधाराएं कैसी थी, कैसे सुपरस्टिशियस जो थे वो इंडिया में चल रहे थे, भारत देश में लोगों की सोच कैसी थी, ये सारी चीज़ों का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें इस वाले पेज में दिया गया है। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब भाई कुछ जो सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स यानी कि गुरु थे राइट उस टाइम पे, जो भी ऐसे प्रीचर्स जो हुआ करते थे वो लोग ना अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज ऐसी सारी चीज़ों को एडवोकेट करते थे। अनटचेबिलिटी का मतलब शायद आपको पता ही होगा, उस टाइम सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट के लोग रहते थे उनको टच नहीं करना है आपको, या फिर उनको कोई चीज़ को टच नहीं करना देना है। ये सारी चीज़ें जिनका कोई सेंस नहीं बनता था, खैर ये सारी चीज़ें उस टाइम पे बहुत चलती थी। और अगर बच्चे हैं तो छोटे बच्चों की काफ़ी कम उम्र में आपको शादी करवा देनी है, स्पेशली गर्ल्स की। ये सारी सुपरस्टिशंस जो हैं वो सुपरस्टिशंस उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सी लूजेज हिज रिलीजन। कुछ गुरु जो थे, कुछ ऐसे प्रीचर्स जो थे, वो तो ऐसा भी कहते थे कि भाई जो भी आदमी समुद्र को पार करेगा उसका रिलीजन जो है, उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। अब भाई कुछ लोग जो है वो, कुछ लोग तो ऐसा बोलते थे, कितनी मतलब देखिए आप कि कैसी कैसी बातें कर रही है लोग। कुछ लोग तो ऐसा बोलते थे कि भाई इस दुनिया में जितना भी दुख है ना, ये सारा दुख जो है वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के कारण है। अब इनकी सोच देखिए कितनी ज़्यादा छोटी है, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही, इनको ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है कि अगर वही औरत आपकी ज़िंदगी में ना होती ना, तो शायद आप इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुए होते। खैर इन्हें कौन समझाए ये चीज़, वहाँ पर तो ये सारी सुपरस्टिशियस उस टाइम पे चलते ही थे, तो अब उनकी मेंटालिटी जो है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो है आज के ज़माने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश scorned them। अच्छा भाई अब इंडियंस की बात करें ना, तो इंडियंस की खुद को इंडिविजुअलिटी या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान नाम का चीज़ कुछ रहा ही नहीं था। वो लोग तो बस ब्रिटिशर्स की गुलामी ही कर रहे थे उस टाइम पे, और ब्रिटिशर्स जो थे वो आसानी से उनको गुलामी करवा भी रहे थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब देखिए यहाँ पर दो ब्रिटिश ऑफिसर जो हैं वो अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं कि भाई ये इंडिया के जो लोग हैं ना, वो ट्रस्ट के बिल्कुल भी लायक नहीं है। वो तो बिल्कुल भी, उनको ऑनेस्टी नहीं है, वो बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, और उन पे हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब ये चीज़ वो लोग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने वो सिनेरियोज देखे हैं कि जहाँ पर इंडिया का ही राजा किसी दूसरे इंडियन राजा को ब्रिटिशर्स की हेल्प लेकर युद्ध भूमि में हरा रहा है। तो इसी के चलते जो ब्रिटिशर्स हैं वो अंदर अंदर ही बातें करने लगे थे कि ये इंडियन लोग तो हमारे लिए क्या ट्रस्ट का साधन बनेंगे, इनको खुद एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है तो हम इन पे क्या ट्रस्ट करेंगे। ऐसी सारी चीज़ें बोल रहे हैं ये लोग। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। अब कुछ लोग देखिए जी हुजूरी करने ब्रिटिशर्स की वहीं पे पहुंच गए थे। ये एक इंसान जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को बता रहा है कि नहीं नहीं योर ऑनर, आपकी बात तो एकदम सही है, इंडिया के लोग जो है वो ट्रस्ट के बिल्कुल भी लायक नहीं है, लेकिन मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो बहुत ही ज़्यादा वफादार हूँ, मैं तो बड़ा ही ऑनेस्ट हूँ। ये सारी चीज़ जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर को बता रहा है। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हेवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन द फील्ड्स। हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया के अंदर आई थी तो वो ना काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहती थी। इसी के चलते बेचारे फार्मर्स जो थे, फार्मर्स कृषि क्षेत्र के जितने भी लोग थे, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन को फेस करना पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा जुल्म उन पे हुए थे, और उन बेचारों का जितना भी फार्म का जो लैंड था या फिर बड़े बड़े खेत थे, वो सारे खेत भी उन्हें ब्रिटिशर्स के चलते खाली कर देने पड़े थे। बट यू आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। अब देखिए यहाँ पर एक सिनेरियो दिखाया गया है कि जहाँ पर फार्मर्स और एक ऑफिसर को दर्शाया गया है। ये बेचारा फार्मर जो है वो कह रहा है कि आपने तो मेरे सारे पौधे, मेरे सारे क्रॉप्स, जितना भी मैंने बोया था वो सारी चीज़ें ले ली है। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अभी देखिए ये ब्रिटिश ऑफिसर जो है उसको कितना ज़्यादा क्रूअल दिखाया गया है। वो उस फार्मर को बता रहा है कि अगर तुमने
नेक्स्ट मंथ तक, एरियर्स मतलब कर्ज, अभी भी तुम पे कर्ज है, अगर तुमने नेक्स्ट वीक तक अपना सारा कर्ज अपने माथे पर से नहीं उतारा तो ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगा। इस टाइप का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बेचारे फार्मर्स के साथ उस ज़माने पर हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा पैसा कमाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड देयर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट्स। अब इतने से ही ब्रिटिशर्स का पेट नहीं भरा था, इसीलिए नई 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 मेथड्स जो हैं वो लोग इन्वेंट कर रहे थे प्रॉफिट कमाने के लिए। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought to India। अब ये जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो बता रहे हैं, यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को दर्शाया गया है, वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड से जितने भी गुड्स, जितना भी माल सामान इंडिया में आएगा उन पे कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। अ गुड आइडिया। और दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है, जो कि वहाँ पर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम इंग्लैंड वालों पे कोई इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी नहीं तो हम तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगिंस टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। इन्हीं सारे लॉस के चलते हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी, हमारे इंडिया की उस टाइम की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी, उनको लॉस होने लगे और धीरे धीरे करके बेचारी लॉसेस में जाकर बंद ही हो गई थी। फिर देखिए आगे। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died due to starvation। भाई हुआ कुछ इस प्रकार से कि उस टाइम पे फेमाइन की स्थितियाँ जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। फेमाइन का मतलब होता है दुकाल पड़ना, यानी कि जब लोगों के पास, ड्रॉट आपने शायद सुना होगा, लोगों के पास जब खाने के लिए कोई चीज़ें नहीं होती उसको फेमाइन वाली कंडीशन बोलते हैं। तो खाना न मिलने के कारण 15 लाख जितने भारतीयों की मौत हो गई थी। कैन यू बिलीव दिस? 15 लाख इंडियन पीपल डाइड जस्ट ड्यू टू स्टार्वेशन एट दैट टाइम। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपोर्ट आर्टिजन्स एट देयर बिजनेसेस। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जो बेचारे हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के जितने भी ट्रेडर्स थे, एक्सपर्ट्स थे या फिर आर्टिजन्स थे, जो कि हैंड वीविंग करके सारी चीज़ें बनाते थे, उनको भी हैवी लॉसेस हो रहे थे और वो बेचारे भी कुछ भी प्रॉफिट्स जो है वो कमा नहीं पा रहे थे और वो भी काफ़ी ज़्यादा गरीब हो गए थे। राम मोहन रॉय 1772 टू 1833। अच्छा, अब यहाँ पर राम मोहन रॉय की बात की गई है, वो भी एक काफ़ी ज़्यादा एमिनेंट पर्सनालिटी थे पहले के टाइम की। राम मोहन रॉय, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड दैट व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। अब राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय की अगर हम बात करें तो वे बंगाल के एक काफ़ी एजुकेटेड पर्सन थे और वो थिंकिंग में काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड थे। उनकी थिंकिंग जो थी वो नॉर्मल इंडियंस की जैसी नहीं थी और वो बहुत ही प्रोग्रेसिव दिमाग वाले थे और वो समझ चुके थे कि भाई इंडिया के साथ बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रही है। Let us not despite ourselves, our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us। राजा राम मोहन जी जो है वो यहाँ पर एक इंसान को ऐसा बता रहे हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथ जो है उनकी वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और हमारे धर्म को हमें किसी भी कीमत पर ख़राब नहीं होने देना है। हमें सुपरस्टिशंस को हटाकर हमारी सोसाइटी को बेटर बनाना है सारे लोगों को रहने के लिए। फिर देखिए आगे। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो उन्हें साइंस और मॉडर्न नॉलेज, वो ऑफकोर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले थे, तो उन्हें ये मॉडर्न नॉलेज लेने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। राजा राम मोहन रॉय का ऐसा मानना था कि भाई सारी चीज़ें ना नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। आप ऐसे ही हवा में बातें करोगे तो उससे कोई भी फ़ायदा इंडियंस को नहीं होने वाला है। He started newspapers but the suspicious British stopped them in 1823। हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई राजा राम मोहन रॉय ने न्यूज़पेपर्स को लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन में ब्रिटिशर्स जो थे उनकी नज़र राजा राम मोहन रॉय के न्यूज़पेपर्स पर पड़ गई और इसी के कारण उन्होंने उस न्यूज़पेपर्स को प्रिंट होने से बंद कर दिया। He told his wife Uma, cows are of different colors, but the color of their milk is same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same। देखिए आप, उस ज़माने में इन इंसान की, इस व्यक्ति की विचारधारा जो है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। वो राजा राम मोहन जो रहे उनको दिखाया गया है यहाँ पर, वो अपनी वाइफ उमा से ऐसा बताते हैं कि
भले ही गाय काली हो या फिर वाइट हो या फिर पैच्ड हो, भले ब्लैक एंड वाइट हो, भले ही उस गाय का कलर कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन गाय जो दूध देती है ना, वो तो हमेशा वाइट ही होता है। इस स्टेटमेंट से राजा राम मोहन रॉय हमको ये बताना चाहते हैं कि भाई अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातों को कहा गया है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जो है, कुछ ना कुछ समानता जो है, वो हमें हर एक धर्म में ज़रूर से देखने को मिलेगी। आप देख लीजिए, हर एक धर्म जो है वो हमें कर्म करने के लिए कहता है कि आप अच्छे कर्म अगर करेंगे तो ज़रूर से ही आपकी लाइफ में भी सारी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। He crossed the seas, went to England to see what made the British powerful. There he told them, "We accept you as rulers and you must accept us as subjects, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subject." अच्छा भाई, राजा राम मोहन रॉय जो थे वो राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड को भी गए थे ये देखने के लिए कि भाई ये ब्रिटिशर्स ऐसी तो क्या चीज़ें कर रहे हैं कि जिससे ये ब्रिटिशर्स के हाथ में इतनी ज़्यादा पावर है। वहाँ पर ही जाकर उन्होंने ऐसा अपने एक प्रवचन में ये भी बताया कि हमने हमारे रूलर्स की तरह, हमारे राजाओं की तरह आपको एक्सेप्ट किया है, हमने एक्सेप्ट किया है कि आप हम पर राज कर रहे हैं, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है हमारे प्रति। इसीलिए यहाँ पर वो ये समझाना चाहते हैं कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, तो आपको हमारे कंट्री को जो है अच्छे से रूल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ऑपरेशन की यहाँ पर बात की गई है। 1765 से लेकर 1835 तक कैसे कैसे जुल्म जो है वो जुल्म हमारे ऊपर किए गए हैं। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई राजा राम मोहन रॉय ने इतनी सारी बातें तो कर ली, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स के दिमाग पे तो कुछ असर वसर पड़ा नहीं था, और फिर भी वो लोग इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट, काफ़ी ज़्यादा दबा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे और ऑपरेस कर रहे थे। Okay, but the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. अब भाई वहाँ पर उन्होंने उस टाइम पे 1818 की बात है, तब उन्होंने रेगुलेशन एक्ट को पास किया था। उस एक्ट के चलते ब्रिटिशर्स किसी भी आदमी को जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते हैं, कोर्ट में जाए बगैर। खैर हमारा कानून ऐसा कहता है कि अगर आपको किसी भी इंसान को जेल में डालना है तो आपको जुडिशियरी की प्रोसेस से जाना पड़ेगा, राइट, कि आपको कोर्ट में उस आदमी को पेश करना है, फिर जो जज है वो जजमेंट लेंगे, उसके बाद उस बेचारे को जेल होगी ना। यहाँ पर तो देखिए ब्रिटिशर्स तो कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे यही समझ नहीं आ रहा। उन लोगों ने उस एक्ट के चलते ये बता दिया कि भाई हमें जिस व्यक्ति को उठाना होगा उस व्यक्ति को हम उठाकर जेल में डाल देंगे विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private businesses. अब जितने टाइम तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था, तब तक इंडियन ऑफिसर्स ने काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरीज ली थी। हम इंडियंस के पैसों से ही वो लोग सारे सैलरीज को खा रहे थे और उनके बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में भी ले जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा पैसा उन्होंने इंडिया से कमा लिया था। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 7 करोड़ रुपए तक के गुड्स जो है, सामान जो है, वो लोग इंडिया तक एक्सपोर्ट करके भेज रहे थे। अच्छा यहाँ पर एक लाइन रह गई। द ब्रिटिश प्रपोज्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई। हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो तो लूट पार्टी उन्होंने एक तरीके से मचा रखी थी कि भाई इंडियंस को जो है उनके यहाँ से सारे पैसे जो है वो सारे पैसे तो हमें झंझोड़ ही लेने हैं, चाहे वो फार्मर्स से हो या फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट से हो या फिर वो बिजनेसमैन से हो। इसी के कारण, इस सारी चीज़ों के चलते ही हमारी इंडिया की जो नेटिव इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। हुआ कुछ इस प्रकार से कि उस टाइम विलियम बेंटिक जो थे वो हमारे गवर्नर जनरल थे और वो अपने घर वापस गए। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। अच्छा, अब हुआ कुछ इस प्रकार से, ये जो लाइन है ना वो एक्चुअली कॉटन वीवर्स के बारे में हमें बताई गई है कि भाई कॉटन वीवर्स जो है वो कॉटन वीवर्स और इंडिगो जो कि उस टाइम पे उगाया जाता है, कॉटन वीवर्स एज वेल एज इंडिगो के कारण हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हो रहा है।
ये इंडियन लोग जो कि पूरे दिन मेहनत कर कर के कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं, इंडिगो का प्रोडक्शन करते हैं। खैर इंडिगो को अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, इंडिगो जो होता है वो ब्लीचिंग के काम आता है। आपने शायद अपने घर में ब्लीच देखा होगा, आप नहीं जानते तो अपने मॉम डैड से पूछ सकते हैं। तो ये ब्लीचिंग के काम आता है इंडिगो, राइट। तो इंडिगो, कॉटन, ये सारी चीज़ें इंडियंस जो है वो उगा रहे थे और धड़ल्ले से इन सारी चीज़ों को इंग्लैंड तक एक्सपोर्ट किया जाता था। और वो इंग्लैंड के लोग एकदम कड़क कपड़े पहनते थे, वाइट कलर के ब्लीच वीच किए हुए कॉटन के, और हम बेचारे इंडियंस के लिए पहनने को कपड़े भी नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदा सिनेरियो जो है वो उस टाइम पर फॉर्म हो गया था। ऑपरेशन की सारी हदें पार कर चुके थे ये ब्रिटिशर्स। फिर डिससेटिस्फैक्शन की बात यहाँ पर की गई है कि भाई कैसे हमारे यहाँ के लोगों के मन में फिर धीरे धीरे असंतुष्टता जो है वो असंतुष्टता आने लगी थी, और ब्रिटिशर्स भी कहीं ना कहीं थोड़े कंफ्यूज हो चुके थे। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 एन इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉली सजेस्टेड अ चेंज। हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई 1835 तक हमारे यहाँ पे इंडिया में संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाती थी। पढ़ाई उस टाइम पे संस्कृत या फिर पर्शियन लैंग्वेज में सारे बच्चे करते थे। 1835 में लॉर्ड मैकॉली नाम के एक इंसान थे, वो आए और उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक आइडिया सजेस्ट किया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। आई अग्री। अब ये लॉर्ड मैकॉली जो है वो कहते हैं कि भाई हमें ना इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा देनी चाहिए, और वो दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर कहता है कि हाँ भाई तेरी बात तो एकदम सही है। English education produced clerks to whom the British gave pretty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. हुआ कुछ इस प्रकार से कि फिर बाद में जो जितने भी छोटे बच्चे थे वो सारे ही बच्चे इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई करना उन्होंने शुरू कर दिया था, और फिर वही बच्चे कि जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन ली हुई होती थी वो सारे ही ब्रिटिशर्स के अंडर क्लर्क एम्प्लॉयज़ का काम जो है वो करते थे। तो खैर एक और न्यू जनरेशन क्लर्क्स की, ब्रिटिशर्स के नीचे काम करने वाले लोगों की पैदा हो चुकी थी। इंसिडेंटली ओके तो हो गया। वी मस्ट एडुकेट अवर ब्रदर्स। अब देखिए इंग्लिश एजुकेशन उन्हें मिली थी, फॉरेन की सारी बुक्स रीड कर रहे थे, तो कहीं ना उनके मन में भी जागरूकता आ चुकी थी अच्छा एजुकेशन मिलने के कारण कि भाई ये जो चीज़ें ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो तो जुल्म है। और धीरे धीरे हमारे अंडरस्टैंडिंग में ये सारी चीज़ें आ गई थी। तो ये देखिए 3 ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनमें से एक जो है वो बता रहा है कि हमें हमारे भाइयों को, जितने भी इंडियंस हैं उनको बताना चाहिए कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, एंड ट्राई टू इम्प्रूव द मटीरियल कंडीशंस। दूसरा इंसान ऐसा बोल रहा है कि भाई इंडियंस की कंडीशन जो है वो दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि इनकी कंडीशन थोड़ी सुधर जाए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये जो क्लर्क्स हैं वो बोलते हैं कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमें शायद लड़ाई जो है हमारी उसको लड़ना चाहिए, ताकि हम इंडियंस की, हमारे भाइयों की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी सुधर सके। फिर देखिए आगे। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। अब देखिए 1856 का जो सिनेरियो है वो हमें यहाँ पर दर्शाया गया है। पहले ही स्लाइड में या फिर दूसरी स्लाइड में हमने देखा था शायद कि ये जो येलो एरिया था वो सबसे ज़्यादा था, और अब का सिनारियो देखिए आप, पिंक एरिया सबसे ज़्यादा है और ये येलो वाला एरिया कम हो चुका है। तो ये जो येलो वाला जो एरिया है वो प्रिंसली स्टेट्स को दर्शाता है, और ब्रिटिश एरिया जो है वो पिंक कलर का है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज जो है वो आ चुका है। दे कैड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स को इंडियंस से तो कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो सिर्फ ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना चाहते थे, पैसा ही कमाना चाहते थे। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs. यहाँ पर देखिए कुछ लोग जो हैं वो समूह में बैठे हुए हैं और वो लोग अंदर ही अंदर बातें कर रहे हैं। एक इंसान जो है वो कह रहा है कि भाई ब्रिटिशर्स ने तो हमारे यहाँ के राजाओं को कठपुतली बना दिया है, यानी कि हमारे जितने भी राजा हैं वो ब्रिटिशर्स जो कहते हैं उनको ओबे करते हैं। एंड लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। अच्छा भाई, अब कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं कि हमारी लैंड जो है वो लैंड ब्रिटिशर्स ने ले ली है। कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग तो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई जो हैं उनको क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसी धर्म परिवर्तन की बातें जो है वो भी यहाँ पर की गई है।
अब एक इंसान जो है वो कहता है कि भाई बातें तो तुम लोग बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना यार। इतना टाइम हो गया, तकरीबन तकरीबन 100 सालों का टाइम हो गया, फिर भी हमारी आंखें अभी तक नहीं खुली। हमें अब कुछ ना कुछ करना चाहिए इन ब्रिटिशर्स को हमारी इंडिया में से निकालने के लिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पार्क्स, अब कैसे रिवोल्ट किया हमने, कैसे ये ब्रिटिशर्स के सामने हमने लड़ाई की, इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। इट इज़ फ्रॉम 1855 to 57। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन पीजेंट्स। अब ऑफकोर्स वी ऑल नो कि जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी गंदे तरीके से टैक्सेस जो है वो टैक्सेस ले रहे थे। इसी के कारण हमारे इंडियन पीजेंट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे। In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose rebellion and massacred European and their supporters alike. हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई सांथल कम्युनिटी की यहाँ पर बात की गई है। अब इन कम्युनिटी के लोगों की जितनी भी लैंड थी वो सारी लैंड जो थे वो ब्रिटिशर्स जब्त कर रहे थे। इसी के चलते उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उन लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स के सामने जंग छेड़ दी थी। और यूरोपियन लोग जो है वो यूरोपियन लोगों के सामने भी जाकर उन्होंने पूरा मसैकर जो है वो मसैकर आग वाग पूरी जो है वो उन्होंने कम्युनिटी में लगा दी थी। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मैंशन टू लिव इन सर्वेंट्स। हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई ईस्ट इंडिया की जो आर्मी थी, ईस्ट इंडिया की आर्मी में भी अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लगी थी। हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई देखिए यहाँ पर दो लोग जो हैं वो ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई ये वाइट सोल्जर्स जो होते हैं वो वाइट सोल्जर्स को तो आप कितनी ज़्यादा सैलरी देते हो, उनको बड़े बड़े घर देते हो रहने के लिए, लेकिन हमें तो आप कुछ भी नहीं देते हो, हमें तो भिखारी बना के रखा है आप लोगों ने। वाइल वी गेट अ पिटियंस एंड स्लो प्रमोशंस, लेकिन अगर हम हमारी बात करें तो हमको तो आप ना ही कोई अच्छी सैलरी देते हो, ना ही रहने के लिए घर देते हो। द अंग्रेज आस्क्स us to cross the sea, which is against our religion. Who is टोपीवाला to abolish our age-old customs? हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई कुछ जो इंडियन लोग थे जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर अंदर ही काम कर रहे थे, वो लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि भाई ये ब्रिटिशर्स हमें कह रहे हैं कि यहाँ से इंग्लैंड जाओ, लेकिन हमारा धर्म तो ऐसा कहता है कि हमें सी को पार नहीं करना है, समुद्र को पार नहीं करना है, अगर हम करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसी टोपी वाले के चलते हम हमारे धर्म को भ्रष्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ऐसी सारी ब्रिटिश आर्मी के अंदर अंदर ही डिस्प्यूट्स हो रहे थे। अब देखिए अगर अब मैं बात करूँ तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे। ब्रिटिशर्स के साथ साथ हमारे इंडियन सोल्जर्स जो थे वो इंडियन सोल्जर्स भी ब्रिटिश आर्मी के अंदर ही अंदर काम कर रहे थे। तो उन ब्रिटिश सोल्जर्स यानी कि वाइट सोल्जर्स और हमारे जो कलर्ड सोल्जर्स थे उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे थे। अब ये एक आदमी जो है वो बता रहा है वी मस्ट ड्राइव आउट अंग्रेज, एक आदमी यहाँ पर भी रिबेल कर रहा है कि भाई ये अंग्रेज लोग जो, ये गोरे लोग जो है, इनको तो हमें बाहर निकालना ही पड़ेगा। सेपोय मंगल पांडे अटैक्ड द एडजंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। ऑफकोर्स वी ऑल नो मंगल पांडे इज नोन एज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री, राइट। तो मंगल पांडे जो थे वो मंगल पांडे ने ब्रिटिशर्स का अपोजिशन किया था और मंगल पांडे ने तब एक आर्मी के काफ़ी ज़्यादा बड़े ऑफिसर थे उनको भी मार डाला था और इसी के चलते उन्हें एग्जीक्यूशन दिया गया था और सेंटेंस टू डेथ किया गया था, वो हम सभी को पता है, राइट। मंगल पांडे की अगर हम बात करें तो एनफील्ड राइफल वाला पूरा जो इंसिडेंट है वो शायद आप लोगों को पता होगा। एनफील्ड राइफल जो थी वो बनाई जाती थी पहले के टाइम पे कि जिसका कार्ट्रिज जो होता है उसको पिग और काऊ के चमड़े से बनाया जाता था, राइट। तो उसका अपोजिशन करते ही मंगल पांडे जो थे वो मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार गिराया था और इसी के चलते उन्हें सेंटेंस टू डेथ की सज़ा सुनाई गई थी। फिर देखिए आगे क्या दिया गया है। थाउजेंड्स ऑफ अदर सेपॉइज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड आउट ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। अब आर्मी में अंदर ही अंदर कुछ हमारे लोग जो थे वो हमारे लोग भी ब्रिटिशर्स का काफ़ी ज़्यादा ओपोजिशन कर रहे थे और इसी के चलते उन सारों को नौकरी पर से निकाल भी दिया गया था। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट टू आयंस, हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई कुछ जो हमारे सिपाही थे उन सिपाही का काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ाया गया था उस टाइम पे, कुछ लोगों को तो जेल में भी डाल दिया गया था। चलिए आगे। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind। अब भाई कुछ
इंग्लिश मैन जो थे, यानी कि कुछ अंग्रेज़ जो थे, वो कुछ अंग्रेज़ इंडियंस की थोड़ी बहुत चिंता भी करते थे और इंडियंस के बारे में थोड़ा सोचते भी थे. ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड ऑफ फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. देखिए, अब यहाँ पर एक इंसान जो है वो बता रहा है एक ब्राह्मण सोल्जर को कि क्या तुम्हें पता है कि जिस एनफील्ड राइफल को तुम लोग यूज़ कर रहे हो उसको काऊ और पिग के चमड़े से बनाया जाता है, क्या तुम्हें ये पता है? और जिस कार्ट्रिज को तुम अपने मुंह से तोड़ते हो, तुम अपनी ही गौ माता का मीट जो है उसको अपने मुंह में ले रहे हो, क्या तुम्हें पता है? व्हाट, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू. अब यहाँ पर देखिए, एक हिंदू ब्राह्मण और एक मुस्लिम जो है उसको दिखाया गया है. ऑफकोर्स वी ऑल नो भाई, हमारे लिए गाय तो हमारी माता है, और पिग जो है वो पिग को मुस्लिम लोग काफ़ी ज़्यादा अनलकी मानते हैं, तो वो लोग पिग को ना देखते हैं ना छूते हैं, राइट. तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ही करके लोग अंदर अंदर ही रिवॉल्ट करने लगे थे कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं ब्रिटिशर्स हमारे साथ, हमारी मर्यादाओं के साथ, हमारे धर्म के साथ छेड़खानी करने की उनको फ्रीडम दी ही किसने है. Soon chapatis were sent from village to village to tell people that their emperor would want their service. Yes, all my villagemen will be ready. अब होता कुछ इस प्रकार से था कि भाई राजा के कुछ सिपाही होते थे, वो गांव-गांव जाकर चपातियाँ दे आते थे. अब चपाती को ना एक सिंबल माना जाता था. किसका सिंबल माना जाता था? तो भाई इफ़ राजा को किसी विलेज की हेल्प की ज़रूरत हो तो वो चपाती के थ्रू अपना संदेश जो है उसको भिजवाता था. तो ऑफकोर्स भाई विलेज वाले भी रेडी हो जाते थे कि हाँ भाई हम रेडी हैं ब्रिटिशर्स के सामने फाइट करने के लिए. सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, और धीरे धीरे ऐसा करके इंडियन सोल्जर्स जो थे वो भी लोटस फ्लावर की मदद से एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे थे ताकि वो ब्रिटिशर्स के सामने लड़ाई कर सकें. डेथ टू द फॉरेनर, द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स. ठीक है, खैर अंदर ही अंदर हम देख सकते हैं कि भाई डिस्प्यूट्स जो है वो डिस्प्यूट्स अराइज होने लगे थे और लोग जो हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आ गए थे और उन्होंने सोच लिया था कि भाई अब कुछ भी हो जाए इन अंग्रेज़ों को तो हमें हमारे इंडिया में से धक्की मारकर बाहर निकालना ही है. रिवॉल्ट. अब देखिए यहाँ पर रिवॉल्ट जो है कैसे हमने रिवॉल्ट करके हमारे यहाँ के ब्रिटिशर्स को धक्के मारकर बाहर निकाला है, उस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया है. 1857 में ये रिवॉल्ट हुआ था. देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ. मेरठ में एक काफ़ी बड़ी लड़ाई जो है वो काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई थी जिसको यहाँ पर दिखाया गया है. द सेपॉइज मार्च टू दिल्ली. सेपॉइज जो थे, सिपाही जो थे, उन्होंने दिल्ली तक चल के जाने का प्लान बनाया था. लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह. बहादुर शाह जो थे उनका काफ़ी बड़ा योगदान था क्योंकि उन्होंने हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लड़ने में हमारी मदद की थी और वही हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लीडर भी थे, राइट. तो उन्होंने नारा लगा रहे हैं यहाँ सारे लोग कि भाई लॉन्ग लिव, हमेशा जीते रहिए, आपकी जय हो, राजा जी की जय हो, ऐसे सारे नारा जो हैं वो हमारे इंडियन सोल्जर्स जो है, इंडियन सिपाहीज जो है वो लगा रहे हैं. द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर. अब ये जो वॉर वाली सिचुएशन थी वो धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल रही थी और पूरे इंडिया के लोग जो थे वो रेडी थे फाइट करने के लिए. फाइट मोड जो है वो ऑन हो चुका था. मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर. हुआ कुछ इस प्रकार से कि काफ़ी सारे ज़मींदार जो थे, उन ज़मींदारों की लैंड जो थी वो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने हड़प ली थी और इसी के चलते वो ज़मींदार थे वो भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आ चुके थे. द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, येस वी विल हेल्प यू. अब यहाँ पर एक इंसान जो है वो लैंडलॉर्ड को यानी कि ज़मींदार को बता रहा है कि भाई ये वाइट मैन जो है उनका रूल को तो हमें अब ख़त्म करना ही पड़ेगा. और ये ज़मींदार जो है वो कहते हैं कि भाई हाँ, हम भी तुम्हारी मदद जो है वो इस चीज़ में ज़रूर से करेंगे. द फाइट फॉर फ्रीडम. और फिर देखिए उसके बाद फाइट फॉर फ्रीडम, कैसे हमारी स्वतंत्रता के लिए हम लड़े थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर. द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम. अब देखिए हुआ कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर रानी हजरत महल जो है उनको दिखाया गया है जो कि लखनऊ की रानी थी और उन्होंने बताया कि भाई ये ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने तो हमारे यहाँ के लोगों पर भी कब्जा कर लिया है, तो कुछ भी करके हमें इन्हें यहाँ से ज़रूर से निकालना पड़ेगा. दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर. और फिर रानी हजरत महल जैसे काफ़ी सारे किंग और क्वीन ने भी इस रिवॉल्ट में अपना योगदान दिया था और वो लोग भी रेडी थे कि हाँ भाई अब कुछ भी हो जाए लेकिन ब्रिटिशर्स के सामने जो है हमें लड़ाई ज़रूर से करनी है. पॉपुलर लीडर्स लाइक
मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड। यहाँ पर लीडर्स की बात की गई है। मौलवी अहमदुल्ला जो हैं उनके बारे में भी बात की गई है। उन्होंने भी अपने भाइयों को बता दिया कि अब कुछ भी हो जाए इन ब्रिटिशर्स को तो हमें धक्के मारकर इंडिया में से निकालना है। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। लोग जो थे वो बरेली ले लो, कानपुर ले लो, इलाहाबाद ले लो, सारी जगह से आकर मिल चुके थे। ब्रिटिशर्स के सामने लड़ाई करने के लिए सारे ही लोग रेडी हो चुके थे। अजीमुल खान टोल्ड तात्या तोपे। अजीमुल खान जो है उन्होंने तात्या तोपे को एक चीज़ बताई, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो बताते हैं कि हमें पेशवा नाना साहेब जो है उनको ही हमारे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का लीडर जो है वो बनाना चाहिए। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज ब्रेस्ट। देखिए यहाँ पर 80 years old एक इंसान जो है जो 80 years old के हैं फिर भी लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने भी गोली खाई है। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। गंगा के तट पर जब वो लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई करते करते उन्हें हाथ में गोली लगती है और वो मदर गंगा में जाकर समा जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, हम तो सिर्फ कुछ ही फ्रीडम फाइटर्स के नाम हमें याद होंगे। आप देख लीजिए भगत सिंह ले लीजिए या फिर चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ले लीजिए, आप ऐसे गांधी जी का नाम ले लीजिए, आप तो काफ़ी कम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हमें पता है। मंगल पांडे ले लीजिए। लेकिन सिर्फ यही लोग नहीं थे कि जो हमारे लिए शहीद हुए हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनको शायद आप काउंट तक नहीं कर सकते कि जिन्होंने अपने इंडिया के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया है। कितनी बड़ी बात है ये कि हम आज फ्री हैं, तो हमारे फ्री होने का कॉस्ट उन लोगों ने, कितनी सारी जानों ने अपनी जान देकर गंवाया है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो उस टाइम पे हुई थी। खैर इतना यहाँ पर दिया गया है कि भाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे हुई थी, क्या क्या हुआ था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थ्रू काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर में बताई गई है। खैर यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो ओवर होता है। SD सावंत जो है फ्रॉम आवर फ्रीडम मोमेंट, उसमें से लिया गया है इस पूरे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।